तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। आज हम एक ऐसी दिलचस्प कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं जो शुरू तो एकदम डरावने, रोंगटे खड़े कर देने वाले किस्से के रूप में होती है, पर देखते ही देखते कर्मों के फल और इंसाफ की एक बहुत ही गहरी कथा बन जाती है। इस कथा का नाम है डाकघर। चलिए इस रहस्य पर से पर्दा उठाते हैं। मैं रात में यहाँ नहीं रुक सकता, चाहे तो आप मुझे नौकरी से निकलवा दीजिए। जरा सोचिए, आपका असिस्टेंट आपसे ये कहे। ये शब्द है राजू के, जो उस नए डाक बाबू का असिस्टेंट है। अब आप खुद अंदाजा लगाइए, नए पोस्टमास्टर महेश ने अभी वहां अपनी पहली रात बिताई भी नहीं है, और उस जगह का खौफ इतना ज्यादा है कि एक आदमी अपनी नौकरी छोड़ने को तैयार है, पर उस डाक भर में रुकने को नहीं। एकदम से एक भयानक माहौल बन जाता है ना। पहला हिस्सा, डरावना डाकघर। तो महेश आखिरकार इस अनजान, अकेले और घने जंगल वाले इलाके में अपनी नई पोस्टिंग पर पहुंच ही जाता है। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि डाक बाबू सिर्फ एक पोस्टमास्टर की पोस्ट नहीं है। इस गांव में ये खतरनाक अकेलेपन और मौत का दूसरा नाम बन चुकी है। पता है, जब महेश उस डाकघर में अपनी पहली रात काटने के बाद अगली सुबह जिंदा बाहर निकलता है, तो चाय की टपरी पर गांव वाले उसे ऐसे घूरते हैं जैसे कोई चमत्कार देख लिया हो, क्योंकि उनके हिसाब से तो जो भी नया डाक बाबू वहां आता है वो या तो भाग जाता है या बचता नहीं। और उस पहली रात में महेश ने झेला क्या, सुनिए। दूर से आरों का रोना, कुत्तों का अजीब तरह से भौंकना, किसी की तेज तेज और भारी सांसें लेने की आवाज, और इन सब के बीच सबसे ज्यादा डरावनी चीज एक साइकिल की घंटी की आवाज। ये आवाजें इस हॉरर को बिल्कुल सटीक और सच्चा बना देती हैं। महेश को उसी वक्त एहसास हो जाता है कि भाई साहब, इस जगह पर कुछ तो बहुत ही गलत और डरावना चल रहा है। दूसरा पड़ाव, मौत की चिट्ठियां। अब कहानी थोड़ी और डार्क हो जाती है, क्योंकि ये अब सिर्फ डरावनी आवाजों का खेल नहीं रहा। सिर्फ 5,000 रुपए। जी हाँ, ये वो लालच था जिसने सबसे पहले शिकार विपुल को मौत के मुंह में धकेल दिया। उसे एक ऐसी चिट्ठी मिलती है जिसमें उसकी गरीबी का फायदा उठाया गया। उसमें लिखा था कि रात के 1 बजे डाकघर के पीछे वाले बरगद के पेड़ के पास आओ, और वही लालच उस अंधेरे जंगल में उसकी आखिरी सांस का कारण बन गया। अब इस घटनाक्रम को थोड़ा ध्यान से समझिए, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग है। पहली रात ठीक 1 बजे विपुल लालच में आकर मारा गया। दूसरी रात ठीक 12 बजे बलदेव और नुपुर को उनके किसी छिपे हुए गुनाह का डर दिखाकर बुलाया जाता है और उनकी जान ले ली जाती है। फिर तीसरी रात 11 बजे एक रहस्यमयी चिट्ठी सीधे महेश को मिलती है। देख रहे हैं आप, वक्त हर रात ठीक 1 घंटा पीछे खिसक रहा है। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक बहुत ही सटीक प्लानिंग थी। इन सारी मौतों में एक कॉमन भयानक लिंक था, नकली चिट्ठियां। और पता है उन पे नाम किसका था? डाक बाबू, यानी महेश का। उसका झूठा नाम इस्तेमाल करके गांव वालों को उस बरगद के पेड़ तक बुलाया जा रहा था। जब महेश अकेले उन लाशों को देखता है तो उसका दिमाग घूम जाता है। उसे समझ आ जाता है कि कोई या शायद कुछ उसके नाम का सहारा लेकर मौत बांट रहा है। तो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सवाल उठता है, आखिर रात के अंधेरे में ये साइकिल चलाने वाला साया है कौन? और सबसे जरूरी बात, वो इन्हीं खास गांव वालों को चुन चुनकर क्यों मार रहा है? यहाँ आकर ना ये कथा एक आम भूत प्रेत की कहानी से बदलकर एक बेहतरीन मर्डर मिस्ट्री बन जाती है। तीसरा हिस्सा, भूत का दर्दनाक सच। ये कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है, जहां महेश फैसला करता है कि वो डर कर नहीं बैठेगा, बल्कि गांव के मुखिया से सच्चाई उगलवाएगा। गांव में फैली अफवाह और असली सच के बीच का फर्क देखिए। गांव वाले सोचते थे कि आर्यमन, जो पिछला डाक बाबू था, उसको किसी जंगली जानवर ने मार दिया और अब उसका भूत बस यूं ही भटक रहा है। पर सच क्या था, जो महेश को उस 11 बजे वाली चिट्ठी से पता चला? आर्यमन का खून किसी जानवर ने नहीं किया था, उसका खून खुद मुखिया, बलदेव और विपुल ने किया था। और ये भूत ऐसे ही नहीं भटक रहा था, वो अपना हिसाब बराबर कर रहा था, बदला ले रहा था। अब दोनों के इरादों को देखिए, जमीन आसमान का फर्क है। आर्यमान गांव का पहला पढ़ा लिखा डाक बाबू था, एक बहुत ही नेक इंसान। उसने अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी इकट्ठी की थी ताकि अपने विधवा माँ को एक बड़ा घर दिला सके। और दूसरी तरफ मुखिया, लालच और अहंकार से भरा हुआ, उसने झूठा सौदा किया ताकि वो बेचारे आर्यमान के पैसे भी लूट ले और घर भी अपने पास ही रख ले। उस रात
उस बरगद के पेड़ के नीचे आखिर हुआ क्या था? आर्यमान पूरी ईमानदारी से अपने पैसे लेकर पेपर साइन करने वहां पहुंचा, पर तभी विपुल ने उसके सर पर पीछे से एक जोर का वार किया। मुखिया ने सारे पैसे छीन लिए और फिर अपनी चोरी छिपाने के लिए उन्होंने आर्यमान की लाश को उठाकर सीधा जंगल में फेंक दिया। बस यही वजह थी कि पिछली कुछ रातों से उन सबको उसी बरगद के पेड़ के पास बुलाकर उनके किए की सजा दी जा रही थी। चौथा हिस्सा, जाल बिछाना। जब महेश को पूरी सच्चाई पता चल जाती है तो वो डरकर भागने की बजाय उस भटकती आत्मा के साथ मिलकर एक जबरदस्त ट्रैप सेट करता है। महेश का दिमाग देखिए यहाँ, एकदम मास्टर स्ट्रोक। वो मुखिया को डाकघर बुलाता है ये झूठ बोलकर कि भूत भगाने के लिए एक तांत्रिक आने वाला है। मुखिया वहां आता है और अचानक आर्यमान का भूत सच में प्रकट हो जाता है। अफरा तफरी मच जाती है। लेकिन असली गेम तो ये था कि वहां पुलिस इंस्पेक्टर यानी कोटवाल पहले से ही छिपकर बैठा था और मुखिया के हर एक शब्द को ध्यान से सुन रहा था। अब मुखिया सामने एक डरावने भूत को देखकर घबराया हुआ तो है, पर उसका अहंकार नहीं गया। वो अपना मर्डर का गुनाह कबूल कर लेता है और उल्टा महेश को धमकाता है कि अगर उसने किसी को बताया तो उसकी भी जान ले लेगा। कितनी अजीब बात है ना। मुखिया को लग रहा है कि वो बाजी जीत रहा है, जबकि हकीकत में उसकी खुद की आवाज उसके गले का फंदा बन चुका था और जाल पूरी तरह से कस चुका था। आखिरी हिस्सा, कर्मों का फल। सारे राज खुल चुके थे और अब वक्त था हिसाब चुकाने का। जैसे ही कोतवाल छिपने की जगह से बाहर आता है, मुखिया की हवा टाइट हो जाती है और वो भागने की कोशिश करता है। कानून तो उसको पकड़ने ही वाला था, लेकिन आर्यमान की आत्मा को अपना आखिरी बदला खुद लेना था। भूत उस मुखिया को हवा में बहुत ऊंचाई तक उठाता है और वहां से धड़ाम से नीचे पटक देता है। खेल खत्म। उसने जो धोखा और जुल्म किया था वही पलटकर उसकी मौत बन गया। इस सब के बाद कोतवाल की मदद से आर्यमन की माँ को वो बड़ा घर आखिरकार मिल ही जाता है। एक बेटे का सपना पूरा हो जाता है और इसके बाद ना सब कुछ बदल गया। जो साइकिल की घंटी पहले सुनते ही रोंगटे खड़े कर देती थी, मौत का पैगाम लगती थी, वो अब एकदम शांति और शुक्रिया का प्रतीक बन चुकी थी। महेश को अब रात में जब भी वो घंटी सुनाई देती है उसे डर नहीं लगता, क्योंकि उसे पता है कि वो आत्मा अब शांत है। तो आखिर में मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहता हूं। सोच कर देखिए, जब हमारे इंसानी कानून और नियम किसी निर्दोष को बचाने में नाकामयाब हो जाते हैं, तो क्या सच्चे इंसाफ के लिए कभी-कभी ऐसी ताकतों का आना जरूरी हो जाता है जो इस दुनिया की है ही नहीं? कर्म अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है ना? उम्मीद है आपको इस रहस्य को समझने में मजा आया होगा। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।